हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बीपी कंपटीशन एकेडमी में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये एमपी की क्लासेस चल रही हैं, तो फिर स्टार्ट करते हैं। जल्दी से कंटिन्यू करते हैं आपकी क्लासेस। तो जल्दी जल्दी से मेरे साथ आप सभी एमपी का मैप बना लीजिए लगभग समझने के लिए। हमारा टॉपिक चल रहा है सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो हम क्या चल रहा है, हमारा टॉपिक सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो हम परियोजनाएं भी करेंगे, लेकिन अभी हम सिंचाई देख रहे थे। थोड़ा प्रीवियस क्लासेस का रिवाइज कर ले तो हम देख रहे, हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि नहरों के द्वारा कितने % सिंचाई होती है, तालाबों के द्वारा सिंचाई कितनी होती है मध्य प्रदेश में, और कुआं या नलकूपों के द्वारा कितनी सिंचाई होती है एमपी में। तो ये सब देख रहे थे। तो हम लोग आज हम देखेंगे नहरों के द्वारा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी नहरें जितनी भी बड़ी बड़ी हैं और आपके पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो हम पहले नहरों देखेंगे कौन कौन सी नहरों से सिंचाई होती है। उसके बाद फिर हम तालाबों का देखेंगे, तालाबों के बाद कुएं एवं नलकूपों से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। एक पेपर तो आपके परीक्षा में देखने को मिलता है, एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। तो लगभग ये समझने के लिए आपका एमपी का मैप बना दी हूँ, कोई डाउट? चलिए ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, एक पहले जो हमारी नहर है वो कौन सी, हम नहर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप लोग को कमेंट करके बताइए कि नहरों के द्वारा मध्य प्रदेश में कितने % सिंचाई की जाती है, क्योंकि लास्ट क्लासेस में बताया जा चुका है कि नहरों के द्वारा मध्य प्रदेश में कितने % सिंचाई की जाती है। जल्दी से बताइए। चंबल नहर, जो चंबल नहर है जी, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चंबल नहर। तो देखिए, जो चंबल नहर है, आप लोगों को पता है कि चंबल जो नदी है वो दो राज्यों में, राजस्थान में भी जाती है और मध्य प्रदेश में भी। तो जो चंबल नहर है, तो चंबल नहर के जो चंबल नहर हमारा बना हुआ है, उसका जो बायां हिस्सा है, जो बायां भाग है, वो राजस्थान को उसका लाभ मिलता है। जो चंबल नहर है, उसका जो बायां हिस्सा है पानी का, या जो नहर है उसको बायां जो हिस्सा है वो राजस्थान को उसका लाभ मिलता है, राजस्थान राज्य को। और दाएं हिस्से से मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्रों को सिंचित किया जाता है। जो दायां हिस्सा है उससे मध्य प्रदेश के भागों को, मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्रों को सिंचित किया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? हाँ, इसको जो चंबल नहर है, चंबल नहर का जो दायां साइड है वो राजस्थान को मिलता है उसका लाभ, और जो बायां साइड है वो राजस्थान को मिलता है, और जो दायां साइड है वो मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्रों को सिंचित किया जाता है। अब ये चंबल जो नदी है वो मध्य प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? श्योपुर जिले से। आपका यहाँ पे लगभग श्योपुर जिला होगा, श्योपुर। तो ये जो चंबल नदी है ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में प्रवेश करती है। आप लोगों को, हाँ, श्योपुर जिला मैप जल्दी से कर लीजिए, मैपिंग सीजन। और ये दो धाराओं में, जब ये श्योपुर जिले में प्रवेश करती है तो ये दो धाराओं में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन सी दो धारा है? एक अम्बाला धारा है, ये दो भागों में डिवाइड होती है। उस दो धाराओं का नाम बता रही हूँ। एक है अम्बाला शाखा या अम्बाला धारा, अम्बाला धारा या अम्बाला शाखा, और एक दूसरा नाम इसका मुरैना शाखा, मुरैना। जिसे जल होते हैं ना कि एक साइड इधर चला गया, एक साइड इधर चला गया, इसी तरह से आपकी जो चंबल नहर है, चंबल नहर श्योपुर जिले में मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। लगभग यहाँ पे श्योपुर जिला है, देखेंगे मैप में। फिर यहाँ से दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक अम्बाला धारा, ये अम्बाला शाखा है, और दूसरा मुरैना शाखा है। हाँ, तो ये जो अम्बाला शाखा, ये अम्बाला धारा की लंबाई है वो है 179 किलोमीटर। हाँ, चंबल। और जो मुरैना शाखा है इसकी लंबाई है 56 किलोमीटर, 56 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये चंबल नहर के बारे में पढ़े। तो चंबल नहर कहाँ से, चंबल नहर की जो बायां हिस्सा है वो राजस्थान के क्षेत्रों को सिंचित करता है, और इसका जो दायां भाग है वो मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्रों को सिंचित करता है। और ये श्योपुर जिले से प्रवेश करेगा मध्य प्रदेश में, और यहीं से इसकी दो धाराओं में डिवाइड होता है। एक अम्बाला धारा या अम्बाला शाखाएं होंगी, और दूसरी जो होगी मुरैना शाखा होगी। मुरैना शाखा की लंबाई 56 किलोमीटर। मुरैना धारा बहती है, सॉरी, इसकी लंबाई 56 किलोमीटर, और इसकी जो लेंथ, इसकी लंबाई है वो है 179 किलोमीटर। कोई डाउट? हाँ, राइट। हाँ, और इस चंबल नहर से कौन कौन से, जो हमारा ग्वालियर है, मुरैना है, श्योपुर जिला, ये भागों को सिंचित करता है, लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों को।
ये लगभग कौन कौन से जिलों को सिंचित करती है चंबल नहर? ग्वालियर, यहाँ पे ग्वालियर, मुरैना, आपको उत्तरी जिला मुरैना, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, यहाँ पे जो आपका ये क्षेत्र है ना चंबल संभाग में, तो लगभग ये क्षेत्रों को सिंचित करती है चंबल नहर के द्वारा। ठीक है। हाँ, ये चंबल नहर परियोजना के अंतर्गत ये चंबल चंबल नहर फिर से रिपीट कर दूं, चंबल नहर का बायां हिस्सा जो है वो राजस्थान को मिलेगा, दायां भाग ये मध्य प्रदेश के क्षेत्रों को सिंचित करता है, कृषि क्षेत्रों को। श्योपुर जिले से प्रवेश की चंबल नहर, चंबल फिर ये क्या कि दो भागों में डिवाइड हो गई, एक अम्बाला शाखा होती है, एक मुरैना शाखा। तो अम्बाला जो शाखा है इसकी लंबाई 179 किलोमीटर और मुरैना शाखा की लंबाई है 56 किलोमीटर। और ये आपकी चंबल संभाग में जितने आते हैं जिले, मुरैना हो गया आपका, श्योपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, हाँ ग्वालियर का अलग ही संभाग है, इसमें कोई डाउट? अब देखिए, अब दूसरा जो है, दूसरी नहर चंबल नहर के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब दूसरी जो नहर है वो है वैनगंगा नहर। वैनगंगा, आप लोग को वैनगंगा नदी पढ़ाया भी गया हो, ये सब इम्पोर्टेंट नहरें हैं। वैनगंगा नहर, तो ये वैनगंगा नदी कहाँ से निकलती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वैनगंगा नदी कहाँ से निकलती है। वैनगंगा, राइट। बालाघाट जिले और बताया था ना, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, बालाघाट में परसवाड़ा, याद है कुछ परसवाड़ा पठार से। हाँ, तो ये देखिए 1923 में वैनगंगा जो नहर है उसका निर्माण किया गया और 1923 में वैनगंगा नहर का निर्माण किया गया। यहाँ से बालाघाट में परसवाड़ा पहाड़ से निकलती है। नदी वाला चैप्टर अगर नहीं देखा होगा आप लोगों ने, एक बार देख लेना, प्रीवियस वीडियो नदी में बताया गया है वैनगंगा नदी के बारे में भी। ठीक है, तो ये जो है 45 किलोमीटर वैनगंगा जो नदी है इस कहाँ से निकल, 1923 में इसका निर्माण किया गया, इतना जानिए। वैनगंगा नहर का निर्माण 1923 में किया गया। ये वैनगंगा नदी में ही बनी है, वैनगंगा नदी में ही बनी होगी। अब देखिए, और ये जो वैनगंगा नहर है ये महाराष्ट्र के भंडारा जिले और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को सिंचित करती है। ठीक है, इसका लाभ प्रदेश के बालाघाट जिले और महाराष्ट्र के भंडारा जिले को मिलता है। महाराष्ट्र के भंडारा और बालाघाट जिले को लगभग 4000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करती है। कोई डाउट? 4000 हेक्टेयर। जो वैनगंगा नदी है, वैनगंगा नदी बालाघाट में परसवाड़ा पहाड़ से निकलती है, तो वैनगंगा नहर यहीं पे बना है। वैनगंगा नदी में वैनगंगा नहर है, तो वैनगंगा जो नहर है वो मध्य प्रदेश के भंडारा जिले और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले और महाराष्ट्र के भंडारा जिले के 4000 लगभग हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करती है। और इसका निर्माण 1923 में 1923 में वैनगंगा नहर का निर्माण किया गया था। कोई डाउट? चलिए, वैनगंगा नहर। अब हम दूसरा एक नहर है वरना नहर। वरना बताइए किस नदी की, वरना बता दीजिए, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। जो वरना नहर है वो किस नदी की सहायक नदी, वरना जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? कौन सी नदी है जिसकी सहायक नदी है? वरना नहर, वरना नदी। यस, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। नर्मदा की, राइट, नर्मदा की सहायक नदी है। तो ये जो वरना नदी है नर्मदा की सहायक नदी है, तो ये क्या करती है? वरना नदी निकलती कहाँ से है? वरना नदी कहाँ से निकलती है, जल्दी से बताइए। ये निकलती है भोपाल के निकट विंध्य पहाड़ियों से। वरना जो नदी है निकलती है भोपाल के निकट, भोपाल के पास, आपके भोपाल के पास विंध्य पहाड़ियों से, विंध्य पहाड़ी से, भोपाल के निकट विंध्य पहाड़ी से। कौन सी? वरना। जो वरना नदी है वो कहाँ से निकलती है? भोपाल के निकट विंध्य पहाड़ी से निकलती है। और ये जो वरना नदी है नर्मदा नदी में मिलने से पहले एक गड्ढे से एक जो पतला गड्ढा होता है ना, लगभग 1.6 किलोमीटर पतले गड्ढे से निकलती है। लगभग 1.6 किलोमीटर पतले गड्ढे से निकलती है। कौन सी नदी? जो वरना नदी है, वो वरना नदी नर्मदा नदी में मिलने से पहले लगभग 1.6 किलोमीटर लंबे एक पतले गड्ढे से निकलती है। इस क्षेत्र में पालकमती बांध है, जो रायसेन, आप लोग को पता है इसी क्षेत्र में जहाँ से पतले गड्ढे से निकलती है ना, रायसेन, पता है ना, रायसेन में मैंने बताया था कि पालकमती बांध है। तो इसी क्षेत्र में पालकमती बांध है। कौन सा बांध है? पालकमती, रायसेन में। यस, पालकमती बांध है रायसेन में।
जो आपका रायसेन जिला है वहाँ पर पालकमती बांध है और इसी के समीप से दो नहरें निकाली गई। इस पालकमती बांध के समीप से ही दो नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, कोई डाउट? जो है वरना नहर, वरना नहर कहाँ, वरना जो नदी है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है और ये कहा वरना जो नदी है वो भोपाल के निकट विंध्य पहाड़ी से निकलेगी और ये जब नर्मदा नदी में मिलने के लिए जाएगी ना, ऐसे जब ये नर्मदा नदी में मिलती है ना, उससे पहले एक पतले गड्ढे से निकलेगी। इस पतले गड्ढे में निकलेगी तो आपको पता है कि रायसेन में पालकमती बांध है, रायसेन में पालकमती बांध है। इसी पालकमती बांध से दो नहरें निकाली गई है ना, समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट करेंगे। वैनगंगा नदी हो गई, वरना नहर हो गया। अब नेक्स्ट है हलाली नहर। कौन सा? हलाली नहर। इतना समझ में आ गया? वरना नहर इंपॉर्टेंट है, वैनगंगा नहर, चंबल नहर और हलाली नहर। अब बताइए, हलाली आपने नाम सुना? हलाली नदी, हलाली नदी मैंने बहुत बार बता चुके हैं आपको, प्रीवियस वीडियो अगर किसी ने देखा होगा तो बताइए हलाली जो है किसकी सहायक नदी है? गुड, बेतवा नदी की सहायक नदी है। तो जो ये बेतवा नदी जो है, जो बेतवा घाटी परियोजना स्टार्ट की गई थी, बेतवा घाटी विकास परियोजना, तो उसी के अंतर्गत ये हलाली नहर का निर्माण किया गया। तो ये विदिशा जिले में बेतवा, कहाँ है ये? विदिशा जिले में बेतवा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत 761 किलोमीटर लंबे नहर का निर्माण किया गया। कितना? 761 किलोमीटर लंबे नहर का निर्माण किया गया है और इसको निर्माण 1968 में किया गया है। कब किया गया इसका निर्माण? 1968 में, हाँ राइट। और ये हलाली नहर बेतवा नदी की सहायक नदी, आपको पता है जब बेतवा घाटी विकास परियोजना स्टार्ट की गई थी उसके अंतर्गत हलाली नहर का निर्माण किया गया। हाँ, और इसके द्वारा लगभग विदिशा तथा रायसेन जिले को सिंचित किया जाता है। ठीक है, हलाली नहर के द्वारा किसको लाभ मिल रहा है? विदिशा तथा रायसेन जिले को। 761 किलोमीटर। अगर पूछ लिया गया बेतवा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत इनमें से किस नहर का निर्माण किया गया, अगर प्रश्न आ जाता है, प्रश्न लोग कैसे भी आ सकते हैं, तो अगर प्रश्न आ गया कि बेतवा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत इनमें से किस नहर का निर्माण किया गया है, ऑप्शन दे देगा वैनगंगा, चंबल, हलाली, तो आपको राइट आंसर होगा हलाली नहर। हलाली नहर बेतवा नदी की सहायक नदी भी है और इसके द्वारा लगभग 761 किलोमीटर लंबे नहर का निर्माण किया गया और इसको कब निर्माण किया गया? 1968 में। कोई डाउट? ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट नहर है, आप लोग को जानना चाहिए कि कौन सी नहर कहाँ बनी है क्या। तो चंबल नहर तो आप लोग को पता है, चंबल नहर में ये क्षेत्र, और ये हलाली नहर के द्वारा लगभग विदिशा और रायसेन जिले को लाभ मिल रहा है। वैनगंगा से मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले और महाराष्ट्र के भंडारा जिले के कुछ क्षेत्रों को सिंचित किया जाता है। आपका भोपाल, अब ये तो पता चला कि भोपाल है तो भोपाल में भोपाल और रायसेन को मिल रहा है, और बरना जो आपकी बरना नहर है भोपाल और रायसेन को लाभ दे रहा है, इसमें कोई डाउट? और ये जो है विदिशा और रायसेन जिले के कुछ क्षेत्रों को लाभ मिल रहा है, इसमें कोई डाउट? इन नहरों में कोई डाउट? अब एक बात याद रखिए, जो नहरों के द्वारा है सर्वाधिक जो सिंचित जिला है, नहरों के द्वारा जो सर्वाधिक जिला सिंचित है वो होशंगाबाद है। अब यहाँ से फैक्ट निकल जाते हैं। आप लोग को लगता हो कि ये प्रश्न कैसे आएंगे क्या है, तो देखिए अब फैक्ट निकल के आ रहे हैं ना, जो नहरों में सर्वाधिक सिंचित जो जिला है, सर्वाधिक सिंचित जिला, सर्वाधिक नहरों के द्वारा जो सर्वाधिक सिंचित जिला है, सर्वाधिक सिंचित जिला वो कौन सा है? होशंगाबाद। ठीक है, जो सर्वाधिक, अगर प्रश्न आ गया कि सर्वाधिक सिंचित जिला, और लेकिन अगर प्रश्न इस तरह से आ गया कि शुद्ध सिंचित जिला नहरों के द्वारा, नहरों से, ठीक है, और अगर प्रश्न आ गया शुद्ध सिंचित जिला, शुद्ध यहीं पर लिख के आ गया तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर शुद्ध सिंचित जिला पूछ लिया वो भी नहरों के द्वारा ही, तो वो कौन सा जाएगा? मंडला। मंडला जो हमारा मंडला डिस्ट्रिक्ट है ना, मंडला, वो आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? अगर प्रश्न ऐसे आ गए नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला इनमें से कौन सा है? बालाघाट, होशंगाबाद, जबलपुर या फिर सीधी, तो राइट आंसर होगा
क्या होगा राइट आंसर? होशंगाबाद। नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला, और अगर आ गया नहरों के द्वारा शुद्ध सिंचित जिला कौन सा, इनमें से कौन सा शुद्ध सिंचित जिला है, वो भी नहरों के द्वारा, तो होगा मंडला। याद रखिएगा, फैक्ट यही से निकल के आते हैं और प्रश्न भी ऐसे ही बनते हैं। कोई डाउट? तो ये लगभग नहरें जो हमारी इंपॉर्टेंट नहरें थी तो हमने बता दी। एक और नहर है उसको भी हम कर लेंगे लगभग, तवा नहर। तवा नहर आपने नाम सुना होगा, तवा नदी का, तवा नहर। तो ये जो तवा नहर है, तवा नहर, इसका जो निर्माण है वो वो आप लोग को पता है कि तवा नहर कहाँ से निकलती है, जल्दी बता दीजिए। तो ये जो तवा नदी का जो तवा नहर है, इसका निर्माण जो तवा तथा देनवा नदी के संगम पर है। याद रखिएगा, इनमें से कौन, तवा तथा देनवा, दूसरी नदी कौन सी है, तवा प्लस देनवा नदी के संगम पर, देनवा नदी के संगम पर बना हुआ है ये तवा जो नहर है, तवा तथा देनवा नदी के संगम पर इसका निर्माण किया गया तवा नहर का। हाँ, और इसकी लंबाई कितनी है, तो 197 किलोमीटर, यानी 197 किलोमीटर इसकी जो है लेंथ है, लंबाई है तवा नहर की। तवा नहर का निर्माण तवा तथा देनवा नदी के संगम पर किया गया और इसका जो लंबाई है वो है 197 किलोमीटर। चलिए, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? तवा नहर, हलाली नहर, हमने वैनगंगा नहर के बारे में पढ़ा, बरना नहर के बारे में पढ़ा और चंबल नहर की। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहरें थी मध्य प्रदेश की, जो हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नहरें हैं। इनसे बहुत सारी सिंचाई होती है और आप लोग को पता ही होगा कि आप लोग जल्दी से कमेंट करते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होता है? कुएं, नलकूप से, ऑप्शन है नहरों से या तालाबों से या कोई और ट्यूबवेल, जो भी है। कमेंट करके बताना है कि नहरों के द्वारा लगभग कितने % भूभाग को सिंचित किया जाता है मध्य प्रदेश में। ये प्रीवियस वीडियो में बताया गया है, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, जल्दी से बताइए, फिर हम आगे अपना करें। चलिए, ठीक है। अभी देखिए, अभी हमारा नहर हो गया, लगभग सब कंप्लीट हो गया है नहरें। तो अब हम देखेंगे तालाबों के बारे में। तालाबों से कितने % सिंचाई होती है? लगभग 3% जो सिंचाई होती है वो लगभग तालाबों के द्वारा होती है। तो अब हम तालाबों का देखेंगे। चलिए, इसको इरेज कर दें, फिर तालाबों के बारे में देखते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि जो चंदेल वंश के शासक थे, उन्होंने सर्वप्रथम तालाबों का निर्माण कराया। मतलब जो खजुराहो के तालाब है मध्य प्रदेश में, उसका निर्माण कराया था किसने? सर्वप्रथम चंदेल शासकों ने। पढ़ा होगा आप लोगों ने, हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा ही होगा। तो चलिए, अब तालाबों के द्वारा कौन कौन से क्षेत्र सिंचित होते हैं वो थोड़ा सा हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आप लोग अगर पूरी क्लासेस लिए होंगे तो आप लोग को पता चला होगा कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, कहाँ से आप लोग को फैक्ट मिला और कहाँ जो भी है, ठीक है। और अगर आप लोग PCS की कर रहे हो, हाँ, अभी तो PCS का आपको प्री का रिजल्ट भी आ गया है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका क्लियर हुआ है प्री। अब नेक्स्ट मेंस के लिए आप लोग जोरों से लग जाइए, बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, है ना। तो चलिए, फिर हम देखते हैं तालाब के बारे में। तालाब से कितनी सिंचाई होती है, क्या कैसे भूभाग? तो लगभग जो तालाब से सिंचाई वाला क्षेत्र लगभग दक्षिण पूर्व और ये जो पश्चिमी हिस्सा है, आप लोग को बताया भी गया है, लगभग जो आपका पश्चिमी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा और दक्षिणी भाग है, सब पूरा क्षेत्र, इसमें लगभग तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है, ठीक है। जो आपका दक्षिण पूर्व जिला है उसके द्वारा लगभग तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो देखिए, जो तालाब है सर्वप्रथम आप लोग को बताया मैंने कि जो तालाब का निर्माण हुआ लगभग चंदेल शासकों ने, जो खजुराहो का तालाब का निर्माण कराया उन्हीं ने, चंदेल शासकों। तो सर्वप्रथम वही खजुराहो के तालाब का उन्होंने निर्माण कराया था, ठीक है। तो देखिए, जो तालाब जोड़ो परियोजना, ये जो तालाब है ये कहाँ से स्टार्ट हुई? तालाब जोड़ो परियोजना, सर्वप्रथम तालाब जोड़ो परियोजना। अब यहीं से पहला फैक्ट आ गया आप लोगों को। लगभग तालाब जोड़ो परियोजना जो है किस जिले से स्टार्ट हुई? तालाब जोड़ो परियोजना इनमें से किस जिले से स्टार्ट हुई? तो टीकमगढ़ से, राइट आंसर होगा। एक से टीकमगढ़, जो आपका टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहां से आपका तालाब जोड़ो परियोजना स्टार्ट की गई थी,
ठीक है, कोई डाउट? अब देखिए, जो आप लोग को तालाब, आप लोग को पता है कि तालाब में लगभग 3% ही भूभाग सिंचाई होती है, तो ज़्यादा कुछ तालाब में आप लोग को पढ़ना नहीं है, बस इतना पढ़ना है कि तालाब जोड़ो परियोजना टीकमगढ़ जिले से स्टार्ट हुई थी और लगभग तालाबों के द्वारा आपके कुछ जो पश्चिमी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा है, इस क्षेत्र को तालाबों के द्वारा कुछ क्षेत्रों को इसके सिंचित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, आप लोग को एक इसमें तालाब में इम्पोर्टेंट ये है कि जो बलराम तालाब योजना है, आप लोग को पता होगा कि बलराम तालाब, इसके अंतर्गत एक योजना शुरू की गई थी, बलराम तालाब योजना, बलराम ताल योजना भी कहते हैं, तालाब योजना। तो ये लगभग 2007 और 8 में इसकी शुरुआत हुई थी, लगभग 2007 एंड 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत क्या हुई थी कि मध्य प्रदेश के जितने भी कृषि क्षेत्र है, इनको सिंचाई के लिए कृषि को लाभ मिले, इसलिए इस योजना को शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो बलराम ताल योजना आता भी है, प्रश्न आ चुका है, इस एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका सन जो है 2007 और 8 के समथिंग इसका जो है भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए, जो भूमिगत जल है, भूमिगत पानी है, इसके स्तर को बढ़ाने के लिए बलराम ताल योजना का शुरुआत की गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो तालाब में इतना कुछ आप लोग को कुछ पढ़ना नहीं है, आप लोग को पता है कि लगभग 3% जो है वो इससे सिंचाई की जाती है। तो तालाब जोड़ो परियोजना, बस आप लोग ये जानिए कि तालाब जोड़ो परियोजना कहाँ से शुरुआत की गई थी, टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से की गई थी और इसके द्वारा बलराम ताल योजना भी शुरुआत की गई थी। आप देखिए, तालाब के द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? एक प्रश्न आ सकता है कि तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, तो कौन सा होगा? आप लोग को पता है तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचित व शुद्ध सिंचित जिला जो है वो कौन सा है? तो वो हमारा बालाघाट जिला है, बालाघाट, राइट, बालाघाट। कहाँ पर बालाघाट स्थित है? तो तालाबों के द्वारा, अगर नहरों के द्वारा तो आप लोग को पता चल गया, अगर पूछते तालाबों के द्वारा शुद्ध सिंचित जिला तो वो है बालाघाट, तालाबों के द्वारा शुद्ध सिंचित जिला तो वो है बालाघाट, तालाबों के लिख दो, द्वारा शुद्ध सिंचित जिला, तो राइट आंसर होगा बालाघाट। कोई डाउट? बालाघाट, कोई डाउट? ठीक है, नहरों के द्वारा तो आप लोग को पता चल गया कि नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला होशंगाबाद है और शुद्ध सिंचित जिला मंडला है। इसी तरह से तालाबों के द्वारा बालाघाट है। कोई डाउट? हाँ, तो अगर आएगा तालाबों के द्वारा शुद्ध सिंचित या सर्वाधिक सिंचित तो दोनों बालाघाट होगा, कंफ्यूज मत होगा। शुद्ध सिंचित या सर्वाधिक सिंचित जिला तालाबों के द्वारा तो दोनों में आपका बालाघाट होगा। बालाघाट जो जिला है वो सर्वाधिक तालाबों के द्वारा सिंचित जिला है। ठीक है, अब देखिए, अब हम थोड़ा सा जानेंगे कुएं एवं तालाबों में इतना ही। तालाबों में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे मैंने बता दिए, और इसमें अब और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं परीक्षा के दृष्टिकोण से तो बता दिए हैं। हाँ, जो ये परियोजनाएं हैं वो बताऊंगी, वो आगे बताऊंगी परियोजना। अभी तो हमारी सिंचाई कहाँ कहाँ होती है, सिंचाई किससे किससे होती है, कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें नहरों से होती है, तालाबों से होती है, ये देख रहे हैं अभी हम लोग। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि प्रश्न किस तरह से आ सकते हैं, तो ये सब फैक्ट निकल के आते हैं। तो ठीक है, चलिए, आप कुएं एवं नलकूपों के द्वारा तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि कुएं एवं नलकूपों के द्वारा कितने % भूभाग की सिंचाई होती है मध्य प्रदेश में? कुएं एवं नलकूपों के द्वारा जो आपके कुएं हैं एवं नलकूप है, नलकूप, इससे लगभग कितने % भूभाग मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है? जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके। हाँ, तो देखिए, जो ये कुएं और नलकूपों के द्वारा जो बुंदेल का पठार है ना, कौन सा, कहाँ पर है बुंदेल का पठार? ये है या ये है? ये है। जो हमारा जो बुंदेल का पठार है ना, उसके कुछ क्षेत्रों को, और जो हमारा सतपुड़ा वाला क्षेत्र है उन जिलों को लगभग सिंचाई की जाती है। किससे? कुएं एवं नलकूपों से। कुएं एवं नलकूप, ये जो आपका टीकमगढ़ वाला एरिया है ना, यहाँ पे कुएं एवं नलकूपों के द्वारा थोड़ा ज़्यादा सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो देखिए, जो कुएं एवं नलकूपों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचित जिला, आप लोग को अब इतना ही पढ़ना है कि सर्वाधिक जो सिंचित जिला है वो कौन सा है। तो कुएं एवं नलकूपों की द्वारा जो सर्वाधिक सिंचित जिला है, और लगभग ये वाले हिस्से ना, ये वाला, यहाँ पे कुएं एवं
नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है, और यहाँ पर भी कुएं एवं नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो याद रखिएगा, कुएं और नलकूपों के द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो इसी के द्वारा लगभग 66% होती है। आप लोग को बताया भी गया प्रीवियस वीडियो में। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई में कौन सा साधन यूज किया जाता है, तो या तो कुएं है या फिर नलकूप है। तो याद रखिएगा, जो कुएं नलकूप है लगभग ये क्षेत्र जो आपका मंदसौर वाला क्षेत्र आता है, ये क्षेत्र और लगभग ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। तो अगर प्रश्न आ गया कि कुएं एवं के माध्यम से सर्वाधिक सिंचित जिला जो है, कुओं के माध्यम से सर्वाधिक सिंचित जिला, तो मंदसौर होगा। क्या होगा? मंदसौर। यहाँ पे लिख दो, कुएं के द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला, कुएं के द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला, तो क्या हो जाएगा? सिंचित जिला, तो वो कौन सा जिला हो जाएगा? मंदसौर। जो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है आप लोगों की, वो सर्वाधिक सिंचित जिला होगा। ठीक है, कोई डाउट? अब देखिए, अगर अब इतना ही कुएं और नलकूपों में इतना ही है, इतना जाने कि कुएं नलकूपों से कौन सा हिस्सा सिंचाई होती है और कितने % भूभाग में सिंचाई की जाती है कुएं नलकूपों से। ये परसेंट याद रखिएगा, परसेंट आ सकते हैं परीक्षा में, महत्वपूर्ण होते हैं। अब बाकी तालाबों के द्वारा भी आपको पता चला कौन से क्षेत्र को सिंचाई करते हैं, कुएं के द्वारा भी पता चल गया। तो ठीक है, बस इतना ही है, सिंचाई में इतना ही आपको जानना है। और आप लोग को पता चल गया कि कौन से जिले सर्वाधिक सिंचित है, कौन से जिले कैसे सिंचित किए जाते हैं, नहरों के बारे में आपने जाना। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली क्लासेस में हम थोड़ी परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।